नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, कल की जो सीरीज़ थी हिंदी व्याकरण वाली, उसके हमने 20 प्रश्न कर दिए थे, उसी को हम आगे करेंगे। इसमें हम देखेंगे 40 तक के प्रश्न दोस्तों। तो यकीनन अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं और उनके डिटेल से देखते हैं तो आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और काफ़ी सारे प्रश्न की आपको डिटेलिंग भी जानने को मिलेगी। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कर देंगे प्यारा सा कमेंट। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या देखते हैं 21। तो 21वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है। मतलब हम किस से अच्छाई और बुराई की पहचान करेंगे, उस गुण को क्या कहते हैं। ज्ञान, परिज्ञान, विवेक और विद्वता। तो एक चीज़ मुझे बताना, अगर सही और गलत, सही गलत का निर्णय करने वाली बुद्धि क्या कहलाती है। याद रखना, सही और गलत का जो निर्णय करने वाली जो बुद्धि होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, हमारी विवेक कहलाती है। तो अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या होता है, विवेक कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 22वीं। इसमें क्या बोल रहा है 22वां प्रश्न। आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ। उक्त उदाहरण है सरल वाक्य का, मिश्र वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, विशेषण उपवाक्य का। याद रखना, जब इसको कैसे समझना, जब एक वाक्य समूह में ना एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य क्या हो, उसमें आश्रित हो, उसको क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। आप परीक्षा में पास हो जाओ, मतलब आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप क्या हो जाओ, परीक्षा में पास हो जाओ। तो ये वाक्य कहीं ना कहीं किस पे आश्रित है, पहले वाक्य पर। जब एक प्रधान वाक्य क्या परिश्रम करोगे तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या विशेषण उपवाक्य। तो दोस्तों, मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य को पकड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वाक्य में जो जो आश्रित उपवाक्य है उससे पहले देखो, जैसे इसमें आ गया देखो जिससे, क्या शब्द आया देखो, जिससे। ठीक है, जिससे पकड़ लेंगे आप, जिससे हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं जो कि, या हम कर सकते हैं क्योंकि। ठीक है दोस्तों, यद्यपि, कर सकते हैं। तथापि, बोल सकते हैं। यदि कर सकते हैं। जब कर सकते हैं। ये शब्द अगर आश्रित वाक्य से, जो पीछे वाला वाक्य है उससे पहले ये शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस होते हैं आपके क्या बनने के, मिश्र वाक्य बनने के। और वहीं पे अगर दो वाक्यों के बीच में क्या आ जाए, यथा आ जाए, पर आ जाए, परंतु आ जाए, क्या आ जाए, यथा आ जाए, पर आ जाए, परंतु आ जाए, तथा आ जाए, और आ जाए, क्या आ जाए, और आ जाए, या आ जाए, या फिर एवं आ जाए, किंतु आ जाए, अथवा आ जाए, इसलिए आ जाए, वहाँ पे सब में क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है ना। मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य मिलता है। सबसे प्रधान वाक्य के ऊपर क्या होगा, आश्रित उपवाक्य हो गया, मिश्र वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न आ रहा है आपका। हल्दी घाटी खंड काव्य के रचनाकार कौन है। राणा प्रताप, हरिओत, श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। देखो इनकी एक और थी, देखो जौहर भी है, इनकी जौहर भी है, हल्दी घाटी भी है। ठीक है, हल्दी घाटी भी है। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आ रहा है। कौन सा प्रश्न आ रहा है दोस्तों, 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटकों में नहीं मिली। ये कथन किसका है। बोला जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। कथन किसका है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये कथन किसका है। तो हमें पता होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या रामविलास शर्मा का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। तो ये कथन किसने बोला है दोस्तों, रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ है, याद रखना 1912 में। रामविलास शर्मा, ठीक है, ये किसके हैं, प्रयोगवाद में थे ये, तार सप्तक के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है, 1907 में। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म कब हुआ है, 1906 में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, 1884 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये बोल रहा है 25वां प्रश्न। प्रतीयमान अर्थ का संबंध है। क्या बोल रहा है, प्रतीयमान अर्थ का संबंध है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सभी। क्या बोल रहा है, प्रतीयमान अर्थ का संबंध किससे होने वाला है। तो दोस्तों, जो प्रतीयमान अर्थ का संबंध बनेगा वो व्यंजना शब्द शक्ति से बनेगा। किससे बनेगा दोस्तों, व्यंजना शब्द शक्ति से बनेगा।
अब देखो व्यंजना, व्यंजना की अगर हम शब्द शक्ति के बारे में देखें, व्यंजना के बारे में, तो क्या करना है, शब्द के जिस, देखो इधर शब्द के समझ के चलना, जिस व्यापार से, शब्द के जिस व्यापार से मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में भिन्न अर्थ निकले, मुख्य और लक्ष्य उसका क्या निकले, भिन्न अर्थ निकले, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं बोल दूं जैसे रोहन गधा है, तो वो गधा नहीं हो रहा होता है, लेकिन हम उसके लिए क्या कह रहे होते हैं, रोहन क्या है, मूर्ख है कहने के लिए, तो हमने शब्द अलग बोला लेकिन अर्थ हमारा कुछ और जा रहा था, तो क्या हो गया, व्यंजना हो गया ना। तो ऐसे ही समझ के चलेंगे। 26वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से संघर्षी वर्ण कौन सा है, इनमें से संघर्षी वर्ण कौन सा है, क प्लस ग, त धन ध, श धन श, प और फ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, आप सभी को पता है श और श जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, 27वां प्रश्न देखते हैं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, क्या करता हूँ, स्वयं करता हूँ, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। तो दोस्तों जब बात खुद से खुद के लिए की जाए तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, याद रखना 11 होती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन सर्वनामों के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक हो गया, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, है ना। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रखना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की अगर हम बात करते हैं, मैं, मेरा, मुझे, मुझको जब बोलता हूँ मैं वाक्य में, तभी हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं। तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुझसे अगर हम बोलें तो ये किसका हो जाए, जब जो वक्ता होता है, वक्ता जब खुद के लिए बोल रहा होता है तो वो कैसा हो जाता है, उत्तम हो जाता है। जब वक्ता और श्रोता के बीच में बात चल रही होती है और श्रोता के लिए बात चल रही होती है तो वो क्या होता है, मध्यम पुरुष हो जाता है। और वक्ता और श्रोता को छोड़कर पृथ्वी की तीसरी अन्य चीज़ों पर बात होगी तो वो अन्य पुरुष में चले जाएगा। ठीक है। अब देखो इधर निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, 2 चीज़ें होती हैं, निश्चय और अनिश्चय। ठीक है, यह मेरा घर है, वह मेरा पुस्तक है, यह मेरा पेन है, निश्चय बिल्कुल है ना। निजवाचक स्वयं के लिए होता है। संबंध में क्या होता है, संबंध बताया जाता है, संबंध को तो आप ऐसे ही समझते हो। अगर अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया आपका 28वां। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत और अनाश्रित। ठीक है, आवेशित का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होने वाला है, क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही हो जाएगा अनावेशित। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनावेशित इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, सही वर्तनी, 29वां प्रश्न क्या बोल रहा है, सही वर्तनी का चयन करें। ललायित, लालायित, ललायित और लालायित। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएंगे। लालायित कैसे लिखा जाता है, तो लालायित क्या होता है, ऐसा लिखा जाता है, याद रखना, शुद्ध वर्तनी में लालायित होता है, लालायित। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि लालायित का अर्थ क्या होगा, तो ललचाया हुआ। लालायित का मतलब क्या होता है, ललचाया हुआ। अब 30वां प्रश्न देखो क्या बोला है, 30वां प्रश्न, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा होने वाली है, बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक प्रकार से जातिवाचक हो जाता, हम बोलते सिर्फ भवन तो वो जातिवाचक हो जाता। लेकिन उसने क्या बोला, राष्ट्रपति भवन। अब आपके सामने 10 भवन है, ठीक है, अब मैं बोलूँ राष्ट्रपति भवन में जाओ, अब आप सीधे अगर भवन के नाम भी होंगे तो आप सीधे किसके अंदर घुस जाओगे, एक वचन हो जाएगा नहीं, राष्ट्रपति भवन, क्योंकि भवन 10 थे। जैसे पेड़, पेड़ जातिवाचक संज्ञा है, मैंने बोला आम का पेड़, तो आप सीधे आम के पेड़ पे चले जाओगे, तो आम का पेड़ व्यक्तिवाचक हो गया ना, वैसे भवन सारे क्या हैं, जातिवाचक है। लेकिन उसने बोला राष्ट्रपति भवन, तो भवन एक क्लियर हो गया ना, कौन सा भवन, राष्ट्रपति भवन, तो कैसा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न देखो, आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या निश्चित की है 32, 33, 34 और 36। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बारी परीक्षाओं में पूछा गया है। 33
निश्चित की गई है। 32वां प्रश्न आ रहा है, सममात्रिक, यह सममात्रिक छंद है। यह 4 चरणों में लिखा जाता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पर यति रहती है। याद रखना, देखो दोस्तों, 13 और 11 पे जो यति चलती है वो चलती है दोहे की। ठीक है, कितनी पे चलती है? 13 और 11 में। अब ये बोल रहा है यह सममात्रिक छंद है। यह 4 चरणों में लिखा जाता है। प्रत्येक चरणों में 24 मात्रा होती है और 11-13 मात्राओं पर यति रहती है, वहां छंद होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या जा रहा है? रोला छंद। ठीक है दोस्तों, रोला छंद। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 11-13 में देखो रोला है और 13-11 में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे दोहा छंद जाता है। 33वां प्रश्न आ रहा है यहाँ पे, जहां काव्य की शोभा का कारण शब्द होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां काव्य की शोभा का कारण शब्द होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार, शब्दालंकार, उपमा या फिर संदेह। तो 33 का तो देखते ही पता चलने वाला है वहाँ पे क्या सा अलंकार हो जाएगा? शब्दालंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 34वां प्रश्न। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो काफ़ी हमने प्रश्न कर ही लिए वैसे। विनय व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बोला है विनय व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम या अल्प विराम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है विस्मयादिबोधक। और विस्मयादिबोधक चिन्ह का जाता है ये होता है, ये देखो साइन क्या होता है? उल्टा आई के समान होता है। अगला प्रश्न आ रहा है 35वां प्रश्न। देखो दोस्तों, निम्नांकित में द्विगु समास नहीं है। शताब्दी, नकटा, अष्टभुजा, चतुर्भुज। तो देखते ही पता चलने वाला है ये नकटा क्या है? द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास की पहचान क्या होती है कि पूर्व पद या प्रथम पद संख्यावाचक होता है और द्वितीय पद क्या होती है दोस्तों? संज्ञा होती है। ठीक है, या दोपहर, शताब्दी, अष्टभुजा, चतुर्भुज, पंचतंत्र, ये सभी कैसे हैं? आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब बोल रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण। विसर्ग संधि का उदाहरण है उद्गार, विस्मरण, प्रमाण और मनस्ताप। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? आप सभी को पता होने वाला है, ये हो जाएगा, देखो, मनोह प्लस ताप। याद रखो, अधिकतर आधा शव मिल जाए, आधा वाला शव मिल जाए, आधा वाला शव मिल जाए, 90% वहाँ पे ना विसर्ग संधि जारी होती है। उसको हटाओ, विसर्ग लगाओ, बस इतने में आपका काम बन जाता है। अधिकतर मैं बता रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 37वां प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है, प्रति प्लस आरोपण संधि होगी। प्रति प्लस आरोपण में क्या होगा? प्रत्यारोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण। तो दोस्तों इसका ये हो जाएगा सही, क्योंकि देखो इसमें देखो क्या है? ई है और इसमें देखो आ है। ई प्लस आ मिलकर क्या बनता है? सबको पता होना चाहिए, या बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो था और ई हट गया। ई जब हट गया यहाँ से तो आधा तो हो गया, तो आधा तो ये देखो या हो गया, और आ हट गया, रोपण यहाँ जोड़ देंगे, रोपण ये हो गया देखो, और आगे क्या था? प्र था, तो क्या शब्द बन गया? प्रत्यारोपण बन गया। अगला शब्द आ रहा है 38वां प्रश्न, देखते हैं। 38, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है? तो उसका सही उत्तर क्या जाने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना। मराठी जाएगी, गुजराती जाएगी, हिंदी जाएगी, या फिर मलयालम। तो इसमें एक चीज़ हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, मलयालम की है। ठीक है, साउथ दक्षिण भारत की है। और देखो मलयालम जो है वो भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। हम सभी को पता है, द्रविड़ बोले तो दक्षिण भारत वाले इसको क्या बोलते हैं? द्रविड़ बोलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, नुक्ता क्या है? अरबी फारसी शब्द में प्रयुक्त चिन्ह है, घोड़े की आंखों पर लगाई जाने वाली चमड़े की झालर है, दोष, ऐब, त्रुटि तथा छिद्र है, गूढ़ या रहस्यपूर्ण बात जिसे सब लोग ना समझ सकें। तो नुक्ता क्या होता है दोस्तों? आप सभी को पता लगने वाला है, अरबी फारसी में प्रयुक्त चिन्ह। आपने देखा होगा ऐसे फॉ लिखते हैं तो यहाँ पे लिख जाता है। जैसे आपने लिखा होगा देखो राज, एक होता है राज पाठ वाला और एक होता है राज की बात है भाई, ये तो राज की बात है। ठीक है, तो ये हो गया। 40वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, इनमें से क्या बोल रहा है ये, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने अनेक कहानियां पढ़ी हैं, वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं,
सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प क्या होने वाला है, मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी हैं, वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। अरे अशुद्ध बोला ना, अशुद्ध, माफ़ी चाहूँगा, अशुद्ध है ये, ठीक है। मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं इस सवाल में खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा कैसे शुद्ध चले गया, ये ऊपर वाले तो सारे सही लग रहे हैं, ठीक है। कृपया, क्योंकि ये अशुद्ध क्यों हो गया, तो यहाँ भी कृपा लग गया और यहाँ भी कृपा लग गया, ये बात तभी तो मैं बोल रहा था ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है, ये कैसा वाक्य चलेगा, क्योंकि ऊपर के वाक्य सारे सही थे, मैंने गलत पढ़ लिया था सवाल, अशुद्ध बोला तो ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कृपा दो बार लग गया, मैं खुद ही सोच रहा हूँ ये शुद्ध कैसे जा रहा है, ठीक है। हाँ तो ये अशुद्ध था, माफ़ी चाहूँगा। 41वां प्रश्न आ गया, देखो क्या बोल रहा है 41वां प्रश्न, किस क्रम में अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन मतलब जिसमें उच्चारण करते समय कंपन ना हो, र, य और र, व, ह, ड, ण, श। तो अब मुझे बताना अघोष, मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, देखो एक आम, सघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, क्या क्या होने वाला है आप बताएंगे, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा क्या मतलब है इसका। तो इसका आंसर क्या है, 41 का डी। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, मैं अपना कोड बताता हूँ, देखो तुम लोगों को मैं लिखता हूँ सबसे पहले शाम, इसका क्या मतलब है, ये दो जो है ना ये अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है, ये अंत्यस्थ व्यंजन है और ये ऊष्मी व्यंजन है, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन तुम्हें सबको पता है ना, य, र, ल, व होते हैं और उसमें श ह होते हैं। अब देखो जो सघोष अल्पप्राण होते हैं ना वो अंत्यस्थ व्यंजन सघोष अल्पप्राण है, अघोष महाप्राण क्या होते हैं, ऊष्मी व्यंजन, लेकिन ह जो है वो सघोष महाप्राण होता है, लेकिन अधिकतर ऊष्मी व्यंजन क्या होते हैं, अघोष और महाप्राण। पूछा भी क्या था, देखो अघोष, और हमें देखो यहाँ पे ऊष्मी व्यंजन मिल गया तो हमने डी इसका लगा दिया। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, 42वां प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है, क्या बोल रहा है, इनमें कौन सा शब्द क्या है, तत्सम है, सूरज, सावन, रुक्ष और बिच्छू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, रुक्ष जो शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम शुद्ध रूप कहते हैं, यह तत्सम शब्द कहते हैं। सूरज का सूर्य होता है ना, आप सभी को पता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 43वां प्रश्न देखते हैं, वर्तनी से तात्पर्य है, क्या बोल रहा है, वर्तनी से। 43वां प्रश्न है, वर्णों का समूह, शब्दों का अर्थ, उचित वर्णों का उचित क्रम, वाक्यों का प्रयोग। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वर्तनी से तात्पर्य क्या है, वर्णों का समूह, शब्दों का अर्थ, वर्णों का उचित क्रम, वाक्यों का प्रयोग। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो इसको बोलते हैं वर्णों का उचित क्रम। उचित क्रम लगेगा तभी वो क्या हो जाएगी, वर्तनी बनेगी। दोस्तों वर्तनी से तात्पर्य होता है वर्णों का उचित क्रम को ही क्या कहेंगे हम, एक प्रकार से वर्णों का जो सार्थक समूह होता है ना उसी को हम शब्द कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं, जो वर्णों का सार्थक समूह का उसको शब्द कहते हैं। अब एक चीज़ समझना, और वर्तनी भी क्या कहलाता है, वर्तनी, वर्तनी क्या कहला जाएगी, जब शब्द की संरचना में ना वर्ण महत्वपूर्ण इकाई होती है, हम सबको पता है, लेकिन किसी शब्द के वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उसी क्रम में लिखना वर्तनी कहलाती है। जैसे कि मान लो आप देखो सू और र ज, सूरज लिखा ना तो ये वर्तनी हो गई ना, सू और र और ज, अनुक्रम भी सही है और वर्णन भी सही है और अर्थ भी सही जा रहा है बिल्कुल, तो वर्तनी हो गई। 44वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं एकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, अनेकार्थी। तो दोस्तों ये प्रश्न देखते ही बनने वाला है, अनेकार्थी शब्द हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।